गुड आफ्टरनून, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस उठाएंगे। जैसे जैसे अभी पता भी होगा कि आपका पेपर भी थोड़ा सा फास्ट आ रहा है, तो थोड़ी सी PYQ की सीरीज़ को थोड़ा सा फास्ट तरीके से बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग 2020 तक पहुंच चुके हैं। मैंने 2023 से लेके स्टार्ट करवाए हुए थे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना, और अभी मैं 2020 पे आ चुकी हूँ। तो आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया वाज गोइंग टू एंटर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। बेसिकली आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 को आपका जो इंडिया है वो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक नए फ्रेम में एंटर करने जाएगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये दी किसने थी, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी, और फोर्थ आपको दिया हुआ है SP मुखर्जी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर रहेगा, क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ तो आप देखना कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको देने का काम भी आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही करा था। ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी थी ना इसके लिए, तो उसके भी उनके जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते थे उनमें से भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उनके एक हेड रहते थे। अगर मुझे डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में और बताना हो तो आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो अनटचेबल्स होते थे, अनटचेबल्स के लिए बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग करी गई थी वो भी आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही करी थी। तो जितने भी आपके अनटचेबल्स होते थे या फिर महर जाति होगी, निचले जो लोअर कास्ट हो गए, उनके लिए काम करने का भी काम आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही करा था। तो इसका आंसर भी आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरसीज इंडियन कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन द इलेक्शन टू द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। देखो आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो व्यक्ति इंडिया से बाहर रहता है या फिर किसी काम की वजह से, किसी बिजनेस की वजह से, तो वो इंडिया में जो इलेक्शन आते हैं क्या वो उनमें पार्टिसिपेट कब कर सकेगा, और आपको 3 स्टेटमेंट्स बेसिकली इसमें प्रोवाइड कराई गई हैं। पहली, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, जब तक आप इंडियन गवर्नमेंट है इंडिया का एक सिटीजनशिप एक्वायर नहीं करोगे आप कैसे वोट कर सकते हो। दूसरा, देयर नेम मस्ट बी इन द इलेक्टोरल रोल। अब आपकी जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इलेक्शन से पहले आपकी एक लिस्ट को जारी करता है जिसमें आपके नेम वगैरह सब कुछ मेंशन करा जाता है, तो जिसने भी इलेक्शन में अपना वोट देना है उसका जो नाम है वो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट में ये दिया गया। फर्स्ट और सेकंड तो ठीक होगी। तीसरा, दे मस्ट बी रिप्रेजेंट इंडिया टू वोट, ये तो ठीक ही होगा ना, आप वोट ही इंडिया को कर रहे हो तो इंडिया को तो रिप्रेजेंट करोगे ही वोट करने के जरिए के लिए। तो आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक दी हुई है, फर्स्ट वाली भी, सेकंड वाली भी, थर्ड भी। तो इसका जो आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाए। अच्छा, इसमें बात सिटीजन्स की करी गई है। अगर मैं आपके पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट आपका यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताता है, सेकंड पार्ट आपका सिटीजनशिप के बारे में बताएगा ना, और ये 1 to 4 होगा, ये 5 to 11 हो जाएगा। थर्ड आपका किस बारे में बताएगा, फंडामेंटल राइट्स, और ये 12 to 35 हो जाएगा। मैं कह सकती हूँ ना 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, अगर इसके बाद मैं फोर्थ में बात करूँ तो फोर्थ में क्या रहेगा, आपका DPSP रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वाला सेक्शन रहेगा। और उसके बाद अगर मैं फिफ्थ पार्ट में बात करूं तो फिफ्थ में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। लेकिन फोर्थ एक का जो एक छोटा सा पोर्शन बच जाता है उसमें मैं कह सकती हूँ ना कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी जाती है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगर मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जिसमें ही ये बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर सेटल होता है किसी काम के लिए
किसी धंधे के लिए, अगर उसने सिटीजनशिप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री की एक्वायर नहीं करी है तो वो इंडिया में वोट करने का उसको अधिकार मिल सकता है। ठीक है, मैंने कौन सा एक्ट बताया? 20A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, याद रखना इस पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो, what is the ground on which the Supreme Court can refuse आर्टिकल अंडर 32? देखो आर्टिकल 32 में आपके रिट वाला सेक्शन आता है ना, इस चीज को ध्यान रखना, मैं पहले एक बार बता देती हूँ। रिट आते हैं, अगर मैं एक तरफ आपका सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, इसमें रिट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की जो पावर होती है वो कौन से आर्टिकल में आएगी? आर्टिकल 32, ठीक है। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट को रिट इशू करने की जो पावर है वो 226 में आती है। अब एक बार रिट देखते हैं कि रिट कौन कौन से तरीके के होते हैं। पहला हाबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा सर्शरी, एक प्रोहिबिशन, और एक कौन सा बच गया? क्यू वारंट हो ना। ये 5 तरीके के रिट होते हैं, इनको याद रखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कब रिफ्यूज कर सकता है, अपना जो जुरिडिक्शन होता है कि मुझे मेंशन नहीं करना। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? द एग्रीव्ड पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम द अनदर कोर्ट। ये वाली तो ठीक है ना, अगर एक कोर्ट से न्याय नहीं मिलता दूसरे में चले जाओ, ये तो ठीक है। दूसरा, अच्छा रेमेडी फ्रॉम अनदर पर्सन, उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। अगर उसको दूसरे केस से क्या मिलते हैं कि जुरिडिक्शन या न्याय मिल गया है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, रिफ्यूज नहीं करेगा। दूसरा, द डिस्प्यूट फैक्ट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जो भी मामला निर्धारित करा गया है या जो भी मामला आया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपका इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तीसरा, देयर दैट नो फंडामेंटल राइट हैज़ बीन इन्फ्रिज, इसमें बोला गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का जो हनन है वो ही नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज ही करेगा ना कि मैं इसके ऊपर फैसला क्यों सुनाऊं। देखो फंडामेंटल का पार्ट हम लोग कौन से सेक्शन में करके आए? 3rd में करके आए। आर्टिकल मैंने कौन सा बताया? 12 to 35 बताया। अब 12 to 35 में आर्टिकल 32 तो उसी के अंदर आ गया ना, जिसमें मैंने रिट भी बता दिया, ठीक है। तो जब तक आपके फंडामेंटल राइट्स के हनन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट, द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी राइट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं उनके लिए पॉलिसी बनाने का जो काम है वो कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस तो आपके जितने भी न्याय वाले मामले होते हैं उनके ऊपर फैसला सुनाने का काम करेगा ना। दूसरा, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो काम आपके जितने भी मिसाइल वाला सेक्शन हो गया उनसे रिलेटेड काम करने का रहेगा। थर्ड, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो बेसिकली ट्रेडिंग वाले, बिजनेस वाले जितने भी मामले आएंगे वो आपका इंडस्ट्री और ट्रेड तो निर्धारित करेगी, और निर्धारित करने के बाद जितने भी आपकी कमेटीज बनी हुई है उनके पास भेजा जाएगा, फिर इनके ऊपर आपके लॉ बनेगा और फिर इस लॉ को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following was added as the fundamental duty through the constitutional amendment 86 amendment 2002 to strive towards excellence in the individual and collective activity? next में दिया हुआ है to provide opportunities for the education to one child between 6 to 14 year। देखो अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटी की बात करती हूँ, सबसे पहले तो आप इसको एक बार मैं पार्ट बताती हूँ कि कौन से पार्ट में आता है कौन से में नहीं आता। फर्स्ट पार्ट में क्या आया? यूनियन टेरिटरी आ गया। सेकंड में क्या आया? सिटीजनशिप आ गया। थर्ड में
फंडामेंटल राइट आ गया, फोर्थ में डीपीएसपी आ गया, और फोर्थ ए में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई। टोटल अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं तो टोटल कितनी ड्यूटीज हैं? 11 है ना, ठीक है। और 11वीं ऐड कब हुई थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इसके थ्रू ऐड हुई थी। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो किस कमेटी ने इनको अलाउ करा था, कि किस कमेटी के थ्रू इनको ऐड करा जाना चाहिए? आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी ना, स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू इनको ऐड करा गया था। पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुई थी, जिसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी। उसके बाद आपका 86 अमेंडमेंट 2002 आया, जिसके कारण फिर आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हो गई। अब जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो यही थी कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू वन चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल तक के बच्चों को आपको जो फंडामेंटल आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना आपका ये हक बनता है कि आपको देना ही देना है। अब अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटी की बात करूँ तो क्या ये जस्टिसेबल इन नेचर होती है या नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होंगी? तो ये बेसिकली आपकी नॉन जस्टिसेबल होंगी। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है कि अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इनको फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। कोर्ट इनके ऊपर फैसला नहीं सुना सकता, ठीक है, याद रखना। अगर मैं नॉन जस्टिसेबल की और बात करूँ तो आपके डीपीएसपी होते हैं ना, डीपीएसपी अभी आपके नॉन जस्टिसेबल हो जाएंगे। और डीपीएसपी का हमने कौन सा पार्ट पढ़ा? 4th पढ़ा। आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? 36 to 51 आ जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी का कौन सा पार्ट आ जाएगा? 51A, याद रखना। अब देखो हाँ जी, which of the following statement is not correct regarding the member of parliament local area development scheme? आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पार्लियामेंट के रिगार्डिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से आपको करेक्ट बताना है कि कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सैंक्शन एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट द वर्क अंडर स्कीम, यही ठीक है ना, यही ठीक आ जाएगी। क्योंकि देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या काम होता है कि वो अपने एरिया जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें जो भी काम है उसको बता सकता है, ठीक है, उसका मतलब अकोमोडेशन दे सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है। उसको फुलफिल करने का काम तो जितनी आपके नीचे कमिटीज होंगी वो फुलफिल करेंगी ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी जाके काम करवाएगा भाई, वो तो रिकमेंडेशन देगा, वो तो ऑर्डर पास करेगा। तो यही बोला गया है ना, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सैंक्शन एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट द वर्क अंडर स्कीम। क्वेश्चन में आपका नॉट करेक्ट पूछा गया था और मैंने स्टेटमेंट में यही तो बताया कि वो जाके काम नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूशन करने की रिकमेंडेशन देगा, ऑर्डर पास करेगा। तो फर्स्ट ही ठीक आ गया, समझ आ गया, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, नॉट करेक्ट था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहाँ पर होते हैं? राज्यसभा में, लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, the power of the Supreme Court to decide in the case of dispute between 2 or more states। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त है, अच्छा है, सॉल्व करने वाला बताना। देखो इंडिया में आपकी जो पावर होती है, सेपरेशन ऑफ पावर में 3 तरीके से निर्धारित कर सकती हूँ। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट रहेगा, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट रहेगा, उसके नीचे आपके, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकती हूँ, और फिर आपके ट्रिब्यूनल्स बोल सकती हूँ, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर, ये पावर कब आएगी कि मान लो 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के एक पर ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन होते हैं। एक होता है ओरिजिनल, एक होता है एपेलेट, एक होता है एडवाइजरी। देखो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात हो रही है ये। बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या होगा कि मान लो अगर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एक स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया हो, तो उस केस में जो पावर है इसको डिसाइड करने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर एक स्टेट वर्सेस स्टेट इनके बीच में टसल हो गया हो तो ये पावर निर्धारण करने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर
स्टेट वर्सेस टू स्टेट। तो ये भी आपका ये जो तीन चीज़ें बनती हैं ये आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में बनता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और अगर मैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का आपको आर्टिकल पूछूं तो कौन सा आ जाएगा? 131, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एपेलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। मान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मैंने अभी क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपके हाई कोर्ट रिलाई करता है, तो ये हाई कोर्ट को निर्देश जारी करेगा कि ये जो आप जिस भी फैसले पे आप जिस भी मामले पे आप फैसला सुना रहे हो ये आपके दायरे में नहीं आता, इस दायरे को सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र करिए। तो ये आपका एपेलेट ज्यूरिडिक्शन होता है। और अगर मैं एपेलेट ज्यूरिडिक्शन की आर्टिकल की बात करूं तो अब वो आपका होगा आर्टिकल 132, ठीक है। अब आता है एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। देखो एडवाइस से समझ आ रहा है, एडवाइस देना किसी को भी। मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर प्रेसिडेंट को किसी भी मामले पे लगे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी क्या बोलते हैं कि सलाह की ज़रूरत है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सलाह देगा, इसको बोला जाता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। और इसका आर्टिकल कौन सा होगा? 143। ये शायद सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुका है। देखो पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर मत स्किप करके जाना, गलती से भी मत स्किप करके जाना, मैं बोल रही हूँ गलती से भी मत स्किप करके जाना, आता है। आप देखो नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी हो चुका है। अब Which of the following is not the principal language of Jammu and Kashmir? आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर की जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है इनमें से कौन सी नहीं है। पहली उर्दू, उर्दू तो है। गुर्जरी, ये भी है। तीसरी कोशपुर, अरे ये भी है। चौथी है मोनपा, यस मोनपा नहीं है। देखो मोनपा अगर जम्मू कश्मीर की नहीं है तो कहाँ की होगी? अरुणाचल प्रदेश, प्लस तिब्बत वाला जितना भी एरिया होता है उस वाले की है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इज डोमिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिली? इंडो यूरोपियन, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन ऑलमोस्ट बोल सकती हूँ ना मैं। इंडो यूरोपियन फैमिली है जिसमें से हमारी जो मोस्ट ऑफ टाइम है सेंट्रल एशिया का जो लिविंग बीइंग है, जितना भी आपकी अर्थ सिविलाइजेशन बसी हुई है वो यहीं से निकल के आई है। Which of the following article was defended by Dr. B.R. Ambedkar on the plea that it would be used as the matter of last resort? क्वेश्चन में आपको बेसिकली बोला गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी कि अगर इंडिया में ये आ जाता है तो ये लास्ट डिसीजन होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का। तो आर्टिकल 352, 359, 356 या फिर 368 बात हो रही है आर्टिकल 356 की। आपके प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपने सुना होगा ना कि अगर किसी भी स्टेट में डेमोक्रेसी का जो चेक्स एंड बैलेंस है, डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट रूल है हम उसको लगा सकते हैं। तो उसके और उस स्टेट का जितना भी लेखा जोखा होगा डेमोक्रेसी को काम करवाने का, या जितना भी कार्य का जो भी निर्धारण करने का जितने भी फैसले होंगे वो आपके प्रेसिडेंट के हाथ में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं सबसे पहली बात पूछूं कि प्रेसिडेंट रूल लगा कब था, बताओ? 20 जून 1950 को। कहाँ पर? पंजाब। और ये बात हो रही है प्रेसिडेंट रूल की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, which one of the following statement with regard to functioning of the पंचायत is not correct? क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पंचायती राज से रिलेटेड हम लोगों ने आपको स्टेटमेंट दे दी, उसमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। पहली, पंचायत में भी लेवी कलेक्ट एप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटी, ये तो ठीक है। पंचायती राज को जितने भी आपके स्टेट के टैक्सेस होते हैं, कलेक्ट होते हैं, जितना भी लेखा जोखा आता है उनको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आपको पंचायती राज को दी जाती है। तो फर्स्ट वाली तो ठीक है, इसको मैं गलत नहीं बोल सकती। सेकेंड, अ पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 25 विल बी एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ द पंचायत, ये वाली गलत कर दी। एक ये वर्ड दिख रहा है ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। 25 नहीं 21,
बेसिकली आपकी, अगर आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना हो तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 21। और अगर मैं इसमें रिजर्वेशन की बात करूँ तो 1/3 जो रिजर्वेशन होती है वो आपके वुमेन्स के लिए डाली गई है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जितने भी अनटचेबल मतलब रिजर्वेशन जो सीटें होती हैं, मतलब आपकी जो सेपरेट क्लास होती है, अनटचेबल्स होते हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं आपका जो हिसाब है वो रखा गया था। अच्छा, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आई थी? 73rd अमेंडमेंट बोल सकती हूँ उन्हें। और अगर मैं फर्स्ट स्टेट की बात करूँ कि फर्स्ट स्टेट था कौन सा जिसने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करा था, तो वो आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में बोल सकती हूँ। और अगर मैं कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन दी थी? LM सिंघवी कमेटी। इसके अलावा अगर आपको पेपर में और पूछ ले तो आपने अशोक मेहता कमेटी के बारे में सुना होगा, थुंगदन कमेटी के बारे में सुना होगा, ये याद रखना, सारी की सारी कमेटी आपकी पंचायती राज से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखो, The 11th schedule of the Constitution of India distributes the power between, बताओ, स्टेट लेजिस्लेचर वर्सेस यूनियन, फिर है द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत, और द ग्राम सभा एंड पंचायत। देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत वाला दिख रहा होगा। अभी पंचायत से रिलेटेड जितनी भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई। आपको तो अभी 11 शेड्यूल भी पता चल गया कि आपको पंचायती और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच का जितना भी सेपरेशन ऑफ पावर होगा उसको निर्धारण करने का काम करा था। कौन सा अमेंडमेंट हमने करा था? 73rd अमेंडमेंट करा था। कौन सी कमेटी करी? LM सिंघवी कमेटी कर दी। रिजर्वेशन विमेंस के लिए 1/3 देख ली। इसके अलावा हम लोगों ने अशोक मेहता कमेटी को भी देख लिया और तुंगदन कमेटी को भी देख लिया। और फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करा था? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का था। फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश और बहुत सारे स्टेट्स में आना, इसकी जो शुरुआत थी वो हो गई थी। अब नेक्स्ट देखो, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया pertaining to the institutions of पंचायत do not apply to the following state। अच्छा, पंचायती राज से शायद 2020 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं। देखो पंचायती राज का हमने फर्स्ट स्टेट तो देख लिया कि आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान था, लेकिन क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि आपको अगर पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करना है तो इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा होगा जिसमें पंचायती राज का प्रोविजन आप नहीं बना सकते। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है मेघालय, त्रिपुरा, आसाम या फिर गोवा। देखो इसका आंसर होगा आपका मेघालय। मेघालय के अलावा अगर मैं आपको 2 स्टेट और बताऊं कि जिनमें आप नहीं बना सकते तो नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द पावर टू लेजिस्लेट ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ पंचायत। पंचायती राज के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी पावर्स होगी वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर। यस, देखो इलेक्शन कमीशन या फिर इंडिया में अभी भी इलेक्शन होने वाले हैं ना, 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सी पार्टी आपकी फेवरेट है। अभी देखिए, इलेक्शन कमीशन होता है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और आपका ये जो स्टेट लेजिस्लेचर की इन्होंने बात करी है, ये जो इसका जो काम होता है वो आपकी पंचायती राज से रिलेटेड कौन सी किस जगह पे इलेक्शन होने चाहिए, कितना टैक्स उनको देना चाहिए, कहाँ से कौन सा फंड आना चाहिए, किस पंचायती राज को कौन से जो एलोकेशंस या फिर सिंबल होते हैं वो अलॉट करने चाहिए, सारी की सारी जिम्मेदारी आपके स्टेट लेजिस्लेचर की रहती है। अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो इसका काम क्या होगा? पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट में, प्राइम मिनिस्टर के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो आपकी यूनियन बॉडी होगी उसको इलेक्शन अच्छे से काम करवाना,
उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताना, उनके लिए सिंबल्स को अलोकेट करना, कितना आपका एरिया, टेरिटोरियल एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होना चाहिए, ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन का काम होगा, ठीक है। पंचायती राज का आपको पता चल गया, स्टेट लेजिस्लेचर का काम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। देखो किसी भी इलेक्शन के लिए बाउंड्री एरिया को डिसाइड करने का काम आपका डिलिमिटेशन कमीशन करता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब आया था, 1952। अब द क्रिएशन ऑफ द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और द कमीशन। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो फेडरल कोर्ट होती थी उसको निर्धारण करने का या कि इंडिया में आना चाहिए, उसका जो काम था वो किसने करा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, द कमीशन 1922, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। करेक्ट। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बेसिकली इसमें कहा गया था कि आपका जो फर्स्ट फेडरल कोर्ट था ना, अगर मैं बताऊँ तो 1937 में आया था, और अप टू 1950 जब तक आपका सुप्रीम कोर्ट जो था वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो इसने काम करा था। अच्छा, अगर आपको ने सुना होगा इंडिया में 1927 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का इंडिया में विरोध हुआ था। विरोध होने के बाद उसका जो था, विरोध होने के बाद इंडियंस को ये मौका दिया गया था कि चलिए आप भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ड्राफ्ट का प्रपोजल बना के दिखाइए, जिसके बाद इंडियंस ने जो ये जिम्मेदारी ली थी वो नेहरू जी ने ली थी, और नेहरू ऑन द बेसिस, उन्हीं के बेसिस पे आपकी एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। और तो नेहरू रिपोर्ट को और साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए आपकी लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्हीं के बेसिस पे एक वाइट पेपर रिलीज करा गया था, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए थे। अब जब मैं अगर और प्रोविजंस की बात करूँ तो इसमें रेजिड्यू पावर और प्रोविंशियल पावर आ गई थी, 3 आपकी स्टेट लिस्ट भी बन गई थी, कनकरेंट, फेडरल और एक और बन गई थी, और जो आपकी रेजिड्यू पावर होती थी वो वाइसरॉय को एलोकेट कर दी गई थी। और एक प्रोविजन हमने पढ़ लिया कि फेडरल कोर्ट का निर्माण करा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये टोटल 18 क्वेश्चन थे। तब नेक्स्ट वीडियो में किसी और को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।